तो ये 4 चीज़ें करते ही अब पूरी गेम पलट चुकी थी। यहाँ पे टर्म 1 में बड़ी मुश्किल से 40 नंबर आ रहे थे, अब टर्म 2 में 90 अबव जा रहे थे। हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th में 98% कैसे लेकर आए। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि भाई अब तो उखाड़ना है, अब तो इस बार कहर मचा देना है, अपना बेस्ट देकर आना है। और स्टार्टिंग से ही अगर हमें एक सही तरीका मिल जाए कि मेरा क्या एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, मुझे पढ़ने का क्या स्टडी टेक्निक रहना चाहिए, कौन सी ऐसी बुक है, कौन सी ऐसी रेफरेंस है जो मुझे स्टार्टिंग से ही फॉलो करनी चाहिए, नोट्स पे कितना टाइम लगाना है, कैसे नोट्स बनाने हैं और एनसीईआरटी में से कैसे पढ़ना है। अगर ये चीज़ें हमें स्टार्टिंग में मिल जाए ना और पता लग जाए, क्लैरिटी आ जाए कि भाई कैसे करना है, तो चीज़ें यूं यूं हो जाती हैं। ओके, तो अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। आज की वीडियो एक तरह से आपके लिए पूरा एक रोड मैप है, तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। हो सकता है कि शायद आप मुझे पहली बार देख रहे हो, क्योंकि रोज़ नए नए स्टूडेंट्स जुड़ते रहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम है मनीषा, ठीक है, और मैं क्लास 12th बोर्ड को मैथ्स पढ़ाती हूँ और क्लास 10th को फिजिक्स पढ़ाती हूँ। अब इतने सारे बच्चों को गाइड करने के बाद मुझे इतना समझ आ चुका है कि स्टूडेंट्स को ना अगर एक सही तरीका पता लग जाए कि मेरी स्टडी टेक्निक क्या होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, पढ़ाने वाली एक ही टीचर होती है, लेकिन उसी के पढ़ाए कुछ बच्चे टॉपर बन जाते हैं और कुछ एवरेज रह जाते हैं। क्योंकि फ़र्क पड़ता है आपकी स्टडी टेक्निक पे कि आप चीज़ें किस तरह से कंज्यूम कर रहे हो, किस तरह से इसको याद रखने वाले हो और किस तरह से इसको लिख कर आने वाले हो। ओके, तो ये चीज़ मैटर करती है सबसे ज़्यादा। तो ये स्टडी टेक्निक का अब मैंने इतने सारे बच्चों को देख लिया तो मुझे समझ आता है कि कौन कहाँ पे अटकता है, क्या दिक्कतें आती हैं, वो सभी बातें आज हम करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि हमें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए अपनी पढ़ाई को, ठीक है। या चैप्टर जो मैंने डिसाइड कर लिया, एक बार टारगेट करो कि हाँ यार 1 बाय 1 एक एक चैप्टर करते जाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स पे हमको काम करना है, बिकॉज वी नो डैट दिस टाइम हमारा 50% आने वाला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला पार्ट। ओके, लास्ट टाइम 40% था, मतलब कि इस बार जो हमारे 1 मार्कर्स होंगे असर्शन रीजन के फॉर्म में, केस बेस्ड स्टडी के फॉर्म में, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, ये सब 50% पेपर आपका कवर करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि सबसे पहले आपको 1 शॉर्ट वीडियो को चूज़ करना है, ठीक है। चाहे आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, चाहे आप खुद से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ ज़रूर करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब हम स्कूल में सुनते हैं, ट्यूशन पे सुनते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है, हम कभी ना कभी इधर उधर किसी से बातें करते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो देखो, जो भी चैप्टर हमने डिसाइड करा है, एक बार वीडियो देखो। जब उस एक बार में आप वीडियो देख रहे होगे, नो डिस्ट्रैक्शन, नो नोट्स मेकिंग, नो अंडरलाइन, नथिंग, नो मीन्स नो। ओके, फिर से उसी चैप्टर को एक बार से रीवॉच करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि दी रीवॉच, वापस से देखो। आप 1 शॉट देखने वाले हो, 1 शॉट का जो टाइम होता है वो 1 आवर की वीडियोस होती है या 1.5 आवर, मैक्सिमम 2 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि आपने सबसे बड़ी वाली देख ली, 2 आवर्स की कोई देख ली। ओके, पहली बार आप वीडियो की चाहे स्पीड तेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को कंज्यूम करना, जहाँ पे लगे कुछ नया बता रहे हैं स्पीड स्लो कर लेना, अपनी एक स्पीड पे चलना। ओके, फिर से जब आप उस चीज़ को रीवॉच करने वाले हो ना, फिर पता क्या होगा, अब दूसरी बार ना आपको एक साथ में अपनी नोटबुक लेके बैठ जाना है, ब्लैंक पेज खोल लेना और डिसाइड करना कि भाई मुझे इस वीडियो के अब नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैं लेक्चर तो सुन चुकी हूँ ना, अब तो बस मुझे आगे आगे लेके जाना है वीडियो को, फिर बीच में रोकना है, फिर लेके जाना है, फिर बीच में रोकना है, और जो जो मुझे इसमें से लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके मुझे नोट्स बना लेने हैं। अब ये जो नोट्स होने चाहिए ये मेरे 2 से 3 पेज मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। किसी बच्चे का 1.5 बनता है, ग्रेट, ठीक है, क्योंकि हमने एक ब्रीफ नोट्स बनाने हैं, हमने पूरा चेपना नहीं है। ओके, अब एक बार मैंने अपने ब्रीफ नोट्स बना लिया, मुझे मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, और ये सभी चीज़ें आपको उसी समय जब आपने डिसाइड करा ना कि मुझे करना है, उसी समय 2 या 3 घंटे लगा के इस पूरे प्रोसेस को आपने ख़त्म कर लेना है कि भाई मेरा चैप्टर ख़त्म। ये आपका था फेज़ 1 पूरी प्रोसेस का, ठीक है। यहाँ पे अब इसके बाद आप ब्रेक लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हमारी प्रोसेस का फेज़ 2, अब क्या हमको करना है। ओके, अब मुझे अपनी एनसीईआरटी को गो थ्रू करना है। सभी लोग कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी को भी भाई एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर एक दिक्कत जो मैं अपने स्टूडेंट्स में देखती हूँ, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ईजी नहीं लगती, समझ नहीं आता,
चलो उसका सोल्यूशन भी मैं अभी आपको दूंगी, बट पहले हम एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको पता है एक्टिविटीज़ आपको दे रखी होती हैं, एक्टिविटीज़ इजीली समझ नहीं आती, स्टिल कोशिश करना कि एक बार तुम गो थ्रू कर लो। गो थ्रू का क्या मतलब होता है वो भी अभी समझाती हूँ। उसमें ऑरेंज बॉक्सेस बहुत ज़्यादा दे रखे होते हैं एनसीईआरटी में, और ऑरेंज बॉक्सेस में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं 1 मार्कर्स, उनको एक बार पढ़ लेना। अब पढ़नी कैसी एनसीईआरटी वहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आपको उसको रीड नहीं करना लाइन बाय लाइन, नो, आपको उसको क्या करना है, रिकॉल करना है। मतलब आप बस पढ़ते चलो, अच्छा ये मैंने चीज़ें पढ़ी है, अभी इसी का मैंने नोट्स भी बनाया है, मतलब आई कैन रिलेट, बस इतना अपने आप से पूछना है, आई कैन रिलेट, यस आई कैन रिलेट, आगे चलो। ओके, जब मैंने ये प्रोसेस कर ली, ठीक है, इसमें मुझे कितना टाइम लगाना है, देखो हर चीज़ को ना टाइम बाउंड कर लो। बहुत बार ना मैंने देखा मेरे खुद के स्टूडेंट्स टाइम बाउंड ही नहीं करते, भाई टाइम है, अनलिमिटेड टाइम है, 1 दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, 3 दिन 4 दिन कॉन्सेप्ट्स पे बैठे हैं। भाई एक्सरसाइज करनी है, इंटेक्स क्वेश्चंस करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्वेश्चंस करने हैं ना, तो टाइम लेकर चलो। इस प्रोसेस में कितना टाइम लगाना है आपको, भाई 30 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। जिस बच्चे को एनसीईआरटी समझ ही नहीं आएगी उसको तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा कि भाई नहीं समझ आ रहा, छोड़ो परे, ठीक है। अब जिसको समझ आएगी उसको 30 मिनट शायद लग जाएंगे, वो बच्चा शायद एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिकोड कर सकता है, जो बैक एक्सरसाइज है उसको थोड़ी बहुत ही समझ आ रही होगी। ओके, ये था हमारी प्रोसेस का सेकंड पार्ट। ओके, फेज 2। अब बात करते हैं फेज 3 की। अब मैंने ये दूसरी पार्ट भी कर लिया, हो सके तो ये दोनों चीज़ें आप डे 1 पे ही कर लेना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप क्या कर रहे होंगे, डे 1 पे कंप्लीट कर लेना। ओके, अब डे 2 के लिए हम क्या काम करने वाले हैं, वहाँ पे हम काम करेंगे डे 2 में। पहली बात तो हम अब बुक ढूंढेंगे अपने लिए, क्योंकि एक सही बुक का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी की लैंग्वेज, अगेन मैं अभी बता रही थी, वो प्रॉब्लम है, उसके कारण क्या करते हैं, रेफरेंस बुक की तरफ भागते हैं। तो उनका जो कॉम्बिनेशन है ना, ज़्यादातर पता क्या रहता है, एनसीईआरटी, ठीक है, साथ में एक एग्जाम्पलर तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार पैटर्न आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पलर लेकर आएंगे, उसके बाद फिर उनको रियलाइज होगा यार अभी तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं। कॉन्सेप्ट के लिए अगर मैथ्स की बात करें तो आरटी शर्मा आ जाती है, आर.एस. अग्रवाल आ जाती है, अगर फिजिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, प्रदीप आ जाती है, आपके पास बहुत सारी बुक्स है, ठीक है। फिर उसको लेकर आएंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे यार अभी तो जैसे जैसे आपका टर्म 1 आएगा, यूनिट टेस्ट आएंगे, यू विल रियलाइज कि क्वेश्चंस लिखने कैसे हैं, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। फिर आपको याद आएगी कि यार अब तो पीवाईक्यूज की भी जरूरत पड़ रही है, तो पीवाईक्यूज भी कहाँ से करें। अब जो सबसे बेस्ट बुक है जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये है एग्जाम आइडिया बाय वीके पब्लिकेशंस, ठीक है। ये 2023 और 24 की गाइडलाइंस के ऊपर है, जो भी नया सीबीएसई का पैटर्न है उसके ऊपर ही बेस्ड है, सभी कुछ नया है। अब यहाँ पर जो सभी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये सब कुछ कवर हो रही है A to Z। सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरी चैप्टर की एक तरह से थ्योरी आ जाती है, फिर आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया, देन आपके पास एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो टॉपर्स की आंसर शीट्स हैं वो भी साथ में मिल जाएगी। इनफैक्ट आपको ईयर भी मेंशन करा गया है कि कौन से ईयर का ये क्वेश्चन है, एक तरह से आपके पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे। साथ में आपको जो एक्टिविटीज है इजी लैंग्वेज में, और उस पर क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, अगर आप देखोगे ना फिर बहुत सारे क्वेश्चन है। इनफैक्ट आपकी एनसीईआरटी के हर एक पेज पे कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस, वो सभी इसमें बन रखे हैं। ओके, देन उसके साथ आपको ये जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ये सब कुछ भी आपको देखने को मिल जाएगा। पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस भी एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है, जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में पूछे थे, ठीक है। देन उसके पास आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, जो 1 मार्कर्स आपको पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगेन देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स भी आपको साइड पे दिख रही है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स में भी हैं, ठीक है। मतलब सब कुछ ही आपका कवर हो रहा है, एज आई सेड कि भाई सब कुछ ही आपका खत्म, मतलब कवर कर देगी ये बुक। ओके, इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हर चैप्टर के एंड में आपको एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिल जाता है। सो आई होप कि अब हमें ये क्लैरिटी होगी कि हमें इतने सारे बुक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, हम एक बुक ले सकते हैं और उससे हमारा काम चल जाएगा। एग्जाम आइडिया साइंस की भी आती है, मैथ्स की भी आती है, ये दोनों डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इनकी तो आप ले ही लो। इनफैक्ट मैथ्स में भी सेम यही फंडा यूज़ करा गया, हर चैप्टर को इसी तरह से एक्सप्लेन और बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और हर बुक के एंड में आपको एक और चीज़ है कि आपको 7 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के पिछले साल के आए थे वो दिए गए हैं, और एक सैम्पल पेपर दिया गया है 2024 का। तो बुक्स आप
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर ऑनलाइन लेना चाहो तो वहाँ से ले सकते हो, नहीं तो नियर बाय बुक शॉप से भी चेक कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा बुक्स वाला चीज़ खत्म। अब डे 2 पे और चीज़ हमें क्या करनी है, नोट्स वाला क्वेश्चन आता है कि भाई अब हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है टाइम वेस्ट करते हैं कि कुछ तो भाई एस्थेटिक नोट्स बनाने हैं, कलरफुल स्पार्कल पेन, इस पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि देखो साइंस में आप बहुत सारे डायग्राम्स पढ़ने वाले हो, मैथ्स में आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, अगर आप एस्थेटिक्स के पीछे भागोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरी चीज़, नोट्स बनाने क्या हेल्पफुल है, मैं कहती हूँ नोट्स बनाने हेल्पफुल है अगर आप अच्छे नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज नोट्स आपको आपके सीनियर से मिल जाते हैं, आपके टीचर्स प्रोवाइड करेंगी, और आपके पास जब इतनी बढ़िया बढ़िया बुक्स हैं तो नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप बुक से ही, बुक की लैंग्वेज ही पढ़ रहे हो जो कि एकदम ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो फिर आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टिल मैं आपको ये चीज़ कहूँगी, नोट्स मेकिंग जो करनी है ना करो, बट उसका नाम दो, एक प्रैक्टिस नोटबुक रख लो, ठीक है, वहां पे नोट्स बनाओ, वहां पे इनफैक्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट की, और उसका नाम दो प्रैक्टिस नोटबुक। ओके, अब यहाँ पे आप लिख लिख के हर एक चैप्टर को प्रैक्टिस कर रहे हो जो आपने पढ़ा है अपनी लैंग्वेज में। ओके, ये मोर पावरफुल है एज कम्पेयर टू जो आप अपने नॉर्मल नोट्स बनाओगे, जिसमें आपको पोर्टफोलियो के लिए अपने टीचर को अपनी कॉपी चेक करवानी है, कंप्लीट करना है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो तो यार आप चेप रहे हो ना एक तरह से कि कॉपी कंप्लीट करानी है, बस कर दो, ठीक है, वो इतना बेनिफिटेड नहीं है। इनफैक्ट एक ऐसी नोटबुक बनाओ जहाँ पे आप बेटर प्रैक्टिस करते जाओ और वो सेव होता रहे आपके नोटबुक में। ओके, क्योंकि ये जब भी आप अपने यूनिट टेस्ट में, पीरियोडिक टेस्ट में देखोगे ना, आपको दिखेगा यार जब मैंने पहली बार यहाँ पे प्रैक्टिस करी थी ना, मैंने ये वाला फॉर्मूले में ये गलती कर दी थी, साइन गलत लगा दिया था, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत लिख दी, या फॉर्मूला गलत लिख दिया था। अगली बार फिर से मैंने उसी चीज़ को ट्राई करा तो मैंने उसको सही करा, तो मुझे ये चीज़ पता लग गया कि ये मेरा स्टार वाला पार्ट है, यहाँ पे बार बार गड़बड़ होती है। और इस प्रैक्टिस नोटबुक में आप एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन खुद ब खुद अपने हाथ से निकालोगे। ओके, ये चीज को याद रखना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट कि हमारी स्टडी टेक्निक क्या होनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ना है। ओके, तो ये जब हम डे 2 पे अपने बुक से पढ़ लिया, हमने अपने नोट्स को, प्रैक्टिस नोट्स को बना लिया, अब स्टडी टेक्निक का क्या मतलब है कि आपको बार बार टाइम एंड टाइम अगेन किस तरह से रिवाइज करना है, कितनी बार रिवाइज करना है, और कैसे उसको अपनी बुद्धि में मेंटेन करना है। ओके, पहली चीज़ तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो 2 डेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। ओके, मैक्सिमम 2 डेज, एक दिन में हो जाए बहुत बढ़िया बात है। ओके, उसके बाद कि जो मैं दिन लगाने वाली हूँ 2, 3, 4, ठीक है, मैक्सिमम आप 3 से 4 मैक्सिमम, ठीक है, वो मेरे क्या होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्या मैं उस चैप्टर के हर एक तरह का पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। ओके, ये मेरे बार के दिनों में मैं करने वाली हूँ। तो ये था मेरा स्टेप 1। अब दूसरा स्टेप क्या है कि मुझे बार बार रिवीजन करनी है, क्या कब कब रिवीजन करनी है, तो देखो हम 3 बार रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। अब ये 3 बार रिवीजन कब होगी, तो सबसे पहले वाले दिन तो जो आप अपने नोट्स बनाएंगे, सेकेंड वाले दिन आप जो अपना करने वाले हैं, अब उसके बाद आपको उसके अगले दिन, तीसरे दिन एक पेपर उठाना है, और जो जो भी आपने पढ़ा है ना, बिना किसी बुक को खोले जस्ट पेपर उठाओ और लिखना शुरू कर दो। यार कल मैंने ये पढ़ा था, मुझे ये याद है, जो जो भी तुम्हें याद कर रहे हो, जो जो भी तुम रिकॉल कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, सब कुछ इस पेपर पे लिख डालो। एंड मोस्टली क्या होगा ना, ऑलरेडी तुम 50% चीज़ें तो तुम्हें याद होगी होंगी, तुम 50% चीज़ें लिख पाओगे कि यार मुझे ये तो याद है। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, अब वापस उठाएंगे अपनी बुक को कि ठीक है, अब मैं बुक उठाती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे क्या क्या नहीं याद किया, मैं क्या क्या भूल गई थी। ओके, अब मैंने बुक उठाई, वापस से मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को देखा, एंड मैं वापस से आई, चीज़ों को थोड़ा याद करा और प्रैक्टिस करी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अगेन पेपर उठाओ, ठीक है, और उस पर सिर्फ लिखना शुरू कर दो। भाई केमिकल रिएक्शन है, नहीं समझ आ रही, लिखो, समझो, कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे, हाथ से निकालोगे तो आ जाएगी। ओके, एक बार प्रैक्टिस करी, उसके बाद वापस से मैं एक ब्लैंक पेज उठाने वाली हूँ, और उस पर अगेन जो मैंने प्रोसेस करी थी कि ब्लैंक पेज पे वापस से मैं रिकॉल करूँगी बिना बुक देखे, जो जो भी याद है, ठीक है, लिखते चलें, ठीक है, ये है। ओके, फिट अगेन जब ये फिर से आप प्रोसेस करोगे, अब आप देखोगे आपको 75 to 80% चीज़ें याद हो जाएंगी विद दिस प्रोसेस। ओके, अब जब इतना आपका हो गया, अब एक बार और लगा लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो अगली सेकंड रिवीजन करनी है वो करनी है 7 डेज़ के बाद,
और जो आपको थर्ड रिवीजन करनी है वो आप कर सकते हैं 25 या 21 डेज़ के बाद। ओके, ये आपका शेड्यूल रहेगा। इसकी तरह से आपका जो चैप्टर है बहुत बढ़िया तरीके से कवर अप हो जाएगा। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें A to Z कवर कर दी हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मुझे ये पता है कि जिस स्टूडेंट ने ये चीज़ देख ली ना, प्रॉपरली देख ली, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है ना, तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, पता लग जाता है कि यार आपने वीडियो देखी है यहाँ तक। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मुझे अपना नाम ज़रूर बता के जाना।